राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में सरकार ने एक बार फिर से बड़ी पहल की है और प्रदेश की तहसीलों में पेपरलेस वर्क की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र की बाबैन तहसील से इस प्रोजेक्ट को पब्लिक को समर्पित किया है। तहसील में पेपरलेस रजिस्ट्री के साथ सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैट बॉक्स और राजस्व न्यायालय मामला प्रबंध प्रणाली को लागू किया गया है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया में संपत्ति खरीदार और विक्रेता अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय साइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके साथ ही अपनी मर्जी के मुताबिक अपॉइंटमेंट भी ले सकेंगे। अब डीड के लिए बार बार तहसील जाने से भी आपको छुटकारा मिलेगा। सिर्फ डीड के वक्त ही फोटो और बायोमेट्रिक के लिए आपको अब तहसील जाना होगा। सरकार का यह प्रोजेक्ट आम जनता के लिए लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम को सरल और कारगर बनाने के लिए बनाया गया है। पहले अपॉइंटमेंट के दिन ही डॉक्यूमेंट्स की जांच होती थी, जिससे आपत्तियां या फिर दस्तावेजों की कमी के कारण डीड पंजीकरण के केस 30% तक फेल हो जाते थे। अब टेम्पलेट आधारित आवेदन को वेरीफाइड करने के लिए संबंधित तहसील कार्यालय भेजा जाएगा और उसी पोर्टल पर स्वीकृति प्राप्त करने के बाद आवेदक भुगतान की प्रक्रिया को पूरी कर सकता है और अपॉइंटमेंट स्लॉट को बुक कर सकता है। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले इससे जुड़े सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या पेपरलेस होने से तहसीलों में जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगेगी? क्या हरियाणा में अवैध रजिस्ट्रियां रुकेंगी? क्या लोगों को बार बार अब तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे? ये आज चर्चा इस पर करेंगे। लेकिन पेपर रहित और जिस तरह से डिजिटल आप कह रहे हैं कि हर चीज़ को किया जा रहा है, उसका लाभ हरियाणा की जनता को किस तरह से मिलेगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ ग्राफिक के जरिए भी आपको अहम बातें बता देते हैं। हरियाणा की जो तहसीलें हैं, यहाँ पर पेपरलेस वर्क की शुरुआत की गई है। सीएम ने इस प्रोजेक्ट को पब्लिक को समर्पित किया है और तहसील में सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबॉट इसको लागू किया गया है। राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली भी लागू की गई है। तो पेपर रहित रजिस्ट्री प्रणाली को लागू किया गया है और 4 नई डिजिटल पहल है राजस्व विभाग की ओर से, जिसमें पेपर रहित निशानदेही, व्हाट्सएप चैटबॉट, ये राजस्व विभाग की 4 पहल है। तीसरी है राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली। अब इसके फायदे क्या होंगे ये भी समझ लीजिए। देखिए, कागज़ों के ढेर की ज़रूरत नहीं होगी, पेपरलेस होगा सारा काम और सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो इसमें और पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। नई प्रक्रिया आसान और सरल होगी, ये उम्मीद की जा रही है और यही सोच करके पेपरलेस डीड लाया जा रहा है। घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, ये भी इसके पीछे का मकसद है और अब बार बार तहसील के चक्कर काटने की ज़रूरत लोगों को नहीं होगी। सिर्फ जब डीड होगी उस समय ही आपको तहसील आना होगा, यानी कि बार बार जो चक्कर आपको तहसील के लगाने पड़ते थे वो नहीं। सुविधा के मुताबिक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी आपका बुक होगा और प्रॉपर्टी पर कर्ज, विवाद या दूसरी जानकारी भी आपको तुरंत मिलेगी। मैं टीम इंडिया को बहुत बधाई देना चाहूँगा। चाहे खेल का मैदान हो, हमारी टीमें चाहे खेल के मैदान में हो और चाहे हमारी टीमें युद्ध के मैदान में हो, हर देखिए व्यवस्थाएं हमने कहा है, उसके लिए हमने अधिकारी भी रिक्रूट किए हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या या दिक्कत तो पेपरलेस सिस्टम आपको बता दें कि हरियाणा में तहसीलों के अंदर किया जा रहा है, यानी कि इसको भी डिजिटाइज किया जा रहा है ताकि रजिस्ट्रियां आसानी से हो सके और तहसीलों के चक्कर जो लोगों को काटने पड़ते थे उसमें लोगों को अब परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर
डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आज राजस्व विभाग की 4 नई डिजिटल पहलों का आज अभी शुभारंभ किया है। मुझे खुशी है कि मैं आप सबको इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और आज इसी कड़ी में हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 4 नई डिजिटल पहलों का आज शुभारंभ किया गया है। इसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। तो डिजिटाइजेशन के जरिए पेपरलेस वर्क अब रजिस्ट्री में भी आपको देखने को मिलेगा और इसलिए तहसीलों में जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगेगी, ये कहा जा रहा है। लेकिन अब इससे लाभ कितना हरियाणा की जनता को मिलेगा, जिस पर चर्चा करेंगे। तो अब डिजिटली आप देख रहे हैं कि जो रजिस्ट्रियां हैं उनको करने की पहल इसकी शुरुआत की जा रही है, लेकिन इसका सही मायने में लाभ कितना मिलेगा और क्या अवैध रजिस्ट्रियों पर इससे लगाम लगेगी या तहसीलों के चक्कर जो लोगों को काटने पड़ते थे, क्या उसमें अब कमी आएगी, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस अभियान के आगाज़ के साथ ही जुड़ी हुई हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसका लाभ किस तरह से मिलेगा और इसके मायने क्या है। कुछ मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। संदीप आजाद जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संदीप आजाद जी, स्वागत है आपका। दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दिनेश अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। ओंकार सिंह जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है। आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं संदीप जी, क्योंकि डिजिटली सारी चीज़ों को आप लोग कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए पोर्टल्स भी बना रहे हैं, लेकिन इसका जो लाभ है वो आम जनता को कैसे मिलेगा? और ख़ासतौर से तहसीलों के अंदर बहुत ज़्यादा समस्या लोगों को होती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग बहुत परेशान होते हैं, चक्कर काटने पड़ते हैं। कैसे इसका जो लाभ है वो आम जनता तक मिलेगा और इसको किस नज़रिए से हम लोग देखें? संदीप जी। सरकार पहले केंद्र में बनी और उसके बाद में हरियाणा में बनी। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले नारा दिया था डिजिटल इंडिया का, और उसी डिजिटल इंडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि डिजिटलाइजेशन को कितना देश में बढ़ावा दिया गया। और इसके पीछे कारण भी रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस के एक चुने हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूं और जो उसका लाभार्थी है वहां तक 15 पैसे उसका लाभार्थी तक उसका पहुंच पाता है। तो यानी कि 85 पैसा जो बीच में है वो बीच में ही गबन हो जाता था। 85 पैसा जो 1 रुपया भेजा जाता लाभार्थी को, आप देखिए उसका सिर्फ 15वां हिस्सा उसका मिल पाता था। तो जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उसके बाद से डिजिटलाइजेशन आपने देखा आज किस कदर मतलब डिजिटलाइजेशन को लोगों ने अपनाया है। आप देखेंगे आज एक चाय की टपरी से लेकर के एक सब्जी विक्रेता से लेकर के सबके पास आजकल यूपीआई का कोड लगा होता है। आप वहां जाकर के यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, आपको कैश लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो डिजिटलाइजेशन का इफेक्ट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक नारा रहा है कि मिनिमम जो है वो गवर्नमेंट रहे और मैक्सिमम गवर्नेंस लोगों को मिले। इसी के तहत आज आप देखिए कि एक नई पहल, 4 नई जो पहल आज आपने बताया पहले भी कि किस प्रकार से जो पहल हुई है, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें सीमांकन पोर्टल बनाया गया, व्हाट्सएप चैट बॉक्स है, और आज जो न्यायालय प्रणाली है, प्रबंधन प्रणाली है, उसका भी डिजिटलाइजेशन हुआ है। उसको भी डिजिटलाइज तरीके से मोनेटाइज उसको जो है देखा जाएगा कि क्या उसकी स्थिति है, किस प्रकार से। तो ये बहुत बड़ी पहल है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसको लॉन्च किया तब कहा कि जब भी देखिए किसी भी चीज में मानवीय हस्तक्षेप जो है वो कम होता है, मानवीय जो लोग कम शामिल होते हैं डिजिटलाइजेशन के बाद, तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश स्वयं ही समाप्त हो जाती है वहां से भ्रष्टाचार होने। अब देखिए, पहले रजिस्ट्री का प्रोसेस जो कितना वो था, मतलब हार्ड था कि आप बार बार चक्कर काटने पड़ते थे, कागज आप इतने सारे बंडल कागजों का बना के लेके जाते थे, फिर वहां पर जाकर के उसमें कुछ कोई कमियां निकाल दी जाती थी, आप फिर वापस आते थे, उन कमियों को पूरा करते थे। अब इतनी सुविधाएं लोगों को घर बैठे मिलेगी कि आप देखिए, आप सारा कुछ रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, सारे कागज आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी आपको मिल जाएगी। सिर्फ एक बार आपको साइन करने के लिए और आपके फोटो खिंचवाने के लिए आपको तहसील में जाना है, बार बार चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ही ये प्रयास रहा है कि जो लोगों का जीवन है उसको सरल किया जाए, सरकार की योजनाएं उनको घर बैठे उन तक उनका लाभ पहुंचे। आप देखेंगे इसका इफेक्ट पिछले 10 साल में आपने देखा भी होगा, किस प्रकार से जो डीबीटी के माध्यम से जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है लोगों को, योजनाओं का बेनिफिट
घूम फिर के जाता था, बीच में बिचौली होते थे, बीच में खा जाते थे, लाभार्थियों को उसका लाभ मिल ही नहीं पाता था पूरी तरीके से। लेकिन आज देखिए, चाहे मुआवजे की राशि है, चाहे किसी भी तरीके से ले, जब राशन डिपो में जब ठीक है। लेकिन संदीप जी, अगर इससे डिजिटाइजेशन के इतने लाभ हैं और आप ये मान रहे हैं कि इससे देखिए जो लोगों की समस्याएं हैं वो कम होती, तो फिर तो सवाल इसके साथ ये है कि ये थोड़ा देर नहीं कर दिया आप लोगों ने, भाई पहले करना चाहिए था। इसका मतलब आप स्वीकार तो ये बात कर ही रहे हैं कि लोग परेशान हो रहे थे, करप्शन की गुंजाइश रहती थी वहां पर, लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे। भाई अभी भी 11 साल के बाद अब आप इसको डिजिटाइज कर पा रहे हैं संदीप जी। 2021 से सारा जो राजस्व का रिकॉर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऑनलाइन किया गया, और आज सारी जानकारियां आप अपनी जमीन से जुड़ी हुई सारी की सारी आपको ऑनलाइन सारी 2021 में कर दी गई थी। और धीरे धीरे हर चीज में सुधार आने में आपको पता है कि समय लगता है। और आज जो चारों नई पहल की गई है सरकार के द्वारा से, मुझे लगता है ये बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले, क्योंकि ये हर किसी व्यक्ति से जुड़ा मुद्दा है, आपसे, मेरे से, या सब लोग जितने लोग इस डिबेट में बैठे सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। और इस पे जितनी अच्छी पहल सरकार ने की, निसंदेह सराहनीय है, और हर कोई चारों तरफ से इसकी सराहना हो रही है, और लोगों का जीवन इससे आसान होगा। लोगों को बार बार इस विषयों को लेकर, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि इससे लोगों का जीवन आसान होगा। ठीक है, अब मैं दिनेश जी का रुख करता हूं, एक मिनट। दिनेश जी, ये डिजिटाइजेशन से लोगों को अब लाभ मिलेगा, ये एक बहुत बढ़िया पहल है, ऐसा संदीप जी का कहना है। आयुष भाई, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। आपने प्रश्न उठाया, भाजपा के प्रवक्ता ने बोला मैंने धैर्य से सुना, और मैं चाहूंगा, उम्मीद करूंगा कि वो भी धैर्य से। कंप्यूटर युग की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं। जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बात का ये जिक्र करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे, सबसे पहले तो उस व्यक्ति में इतनी हिम्मत थी कि उसने हर चीज को ईमानदारी से कहने की उसके अंदर ताकत थी। उसने खुद स्वीकार किया कि जो मैं 1 रुपया भेजता हूं 85 पैसे का गबन होता है, परंतु आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है जो आप अपनी कमियों को स्वीकार कर सके। जब वो एटीएम मशीन लेके आए थे डिजिटलाइजेशन के लिए, तो सबसे भारी विरोध करा तो भाजपा ने करा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में जब लगी एटीएम, जब वो कंप्यूटर लेकर आए तो सबसे ज्यादा विरोध करा तो भाजपा ने करा कि कंप्यूटर आ जाएगा तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, रोजगार खत्म हो जाएगा। वो भाजपा आज डिजिटलाइजेशन की बात करती। जो नीति कांग्रेस लेके आई, हर नीति का विरोध किया, और बाद में उन्हीं चीजों की जब खुद करते हैं तो तारीफ करते हैं। आपने 28% जीएसटी लगाया, जबकि उस समय वैट था 12%, तो आपने 28% जीएसटी लगाया तो तारीफ करी, उसका रिफॉर्म करा तो भी तारीफ, हर बार मास्टर स्ट्रोक है। अब कहते हैं कि पहले कपड़े पे 12% टैक्स था, हमने 5 कर दिया, पर कपड़े बनाने के लिए जो धागा है उसका टैक्स 12 से 18 कर दिया, अब तो 23% वसूल रहे। कितने उदाहरण बताऊं मैं? पर चलो, मैं तो यह बताना चाहता था कि जिन चीजों की आज तारीफ कर रहे हैं वो सारी चीजें कांग्रेस की लाई हुई थी। वो डिजिटलाइजेशन कांग्रेस का लाया हुआ था, आपका नहीं था। आपने तो विरोध करे हमेशा, और आज आप बात कर रहे हैं पेपरलेस रजिस्ट्री की। आयुष भाई, आप कहीं विदेश में नहीं रहते, दिल्ली के अंदर आपका स्टूडियो है। हो सकता है आप दिल्ली में रहते हो, साथ लगते यूपी में रहते हो या हरियाणा में रहते हो, 10-20 किलोमीटर आगे पीछे रहते हो। मेरे साथ पैनल पर और भी साथी बैठे हैं हरियाणा के। क्या प्रॉपर्टी आईडी का जो मामला है वो डिजिटलाइजेशन है या नहीं है? पूरे हरियाणा की प्रॉपर्टी आईडी खराब कर दी। अब कोई ठीक कराता है पोर्टल पर तो हर बार उसको ऑब्जेक्शन मिलता है, और आप उस प्रॉपर्टी को जिस इंस्पेक्टर के अंडर है वो इंस्पेक्टर आपको कॉल करता है, आपसे रिश्वत लेता है, और उसके बाद वो ठीक कर देता है, सारे ऑब्जेक्शन रिमूव हो जाते हैं। क्या ये जो पेपरलेस रजिस्ट्री को बड़ी बात कह रहे हैं, उसके बाद आपके सिस्टम में तहसीलदारों की जरूरत नहीं रहेगी, या जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी जरूरत नहीं रहेगी, या जो पेपर ऑनलाइन डाले जाएंगे उनकी अप्रूवल की जरूरत नहीं रहेगी? क्या अप्रूवल में ऑब्जेक्शन नहीं लगेंगे? अरे आप इस बात को खुद कह रहे हैं कि तहसील में से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो मानते हो ना कि तहसीलों में भ्रष्टाचार है, ये तो स्वीकार कर रहे हो ना।
और जब भ्रष्टाचार है तो खत्म कैसे होगा, मैं ये समझना चाहता हूं। आपका जीएसटी डिपार्टमेंट मेल के थ्रू एक व्यापारी को नोटिस भेजता है, व्यापारी उस नोटिस का मेल के ऊपर जवाब देता है पोर्टल पे, लेकिन आपका अधिकारी जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक उसका रिवर्स अपना डिसीजन नहीं देता। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस आज डिजिटल नहीं आते? क्या वो बिना पैसे लिए खत्म हो जाते हैं? क्या सड़क पे चलता हुआ वाहन चालक उससे पुलिस डिपार्टमेंट डिजी लॉकर को मान लेती है? वो कहती है हार्ड कॉपी दिखाओ अगर है तो, नहीं तो गाड़ी इंपाउंड होगी। कौन सी डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं? और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो भयंकर चीज है वो ये है, आयुष भाई, आपकी जो प्रॉपर्टियां हैं ये करोड़ों रुपए की होंगी, अरबों रुपए की होंगी। अब गुड़गांव में तो एक आदमी ने 190 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा है। अब आप मुझे ये बताइए कि एआई का जमाना है, कल को आपकी तहसील का सिस्टम हैक हो गया, एआई के थ्रू वहां पर खरीदने या बेचने वाले की फोटो बदल दी गई, तो क्या होगा? उसकी तो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी गई। जब तक खरीदने और बेचने वाले के पास एक लिखित डॉक्यूमेंट उसके पास ना हो, उसकी ट्रंक में, उसकी संदूक में, ठीक है। नहीं, लेकिन दिनेश जी देखिए, ये खामियां हो सकती है, लेकिन मेरा प्रश्न ये था दिनेश जी कि क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका कोई लाभ आपको दिखता है या नहीं होना चाहिए? सर मुझे प्लीज आधा मिनट दी, मैं आपसे 2-3 बातें हैं। देखो आयुष जी, अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह मुद्दा सबके साथ जुड़ा हुआ है। मुद्दे सभी सबके साथ जुड़े हैं, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो कुछ लोगों के साथ जुड़ा हो। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि जब गांव की कोई रजिस्ट्री होती है जाके तहसील में जी, कायदा तो ये कहता है कि जब आपकी रजिस्ट्री हो गई, तहसील में रिकॉर्ड में हो गई, तो पटवारी के अपने आप चढ़ जानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन पटवारी के पास दाखिल खारिज चढ़वाने के लिए आपको आज भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज भी बिना पैसे के नहीं चढ़ती। क्यों नहीं बदला सिस्टम? मुझे तो सिर्फ ये समझना है, आप ये बताइए कि डिजिटलाइजेशन का ये झूठा सपना जो दिखाते हैं, ये झूठी है क्या? असल में बात यह है कि ये मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। युवा ने रोजगार मांगा तो बोले जी पकौड़े तल लो, आप पकौड़े बेचो, ये भी रोजगार। चलिए आप ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और उसका जो लाभ है वो मिलता नहीं आम जनता को, इसलिए आप ये समझना चाहते हैं कि इसके फायदे क्या है। ठीक है, ठीक है, मैं जवाब लूंगा, संदीप जी इसका जवाब देंगे। ओंकार जी एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन, जो 200 साल 300 साल पुराने रिकॉर्ड हैं प्रॉपर्टियों के, क्या उनकी डिजिटलाइजेशन होगी पहले वालों की? और उनको अगर आप डिजिटलाइजेशन में लेके आते हो तो उसमें त्रुटियां नहीं होंगी, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर कोई रजिस्ट्री 200 साल पहले हुई है, उसके बाद उस परिवार ने आज तक बंटवारे ही नहीं करे, 200 साल से 150 साल से 100 साल से बंटवारे नहीं करे, आज अगर वो मामला कोर्ट में जाता है तो वो पुराने टाइम की रजिस्ट्री अगर उसकी खो चुकी है मान लो, तो कम से कम तहसील के रिकॉर्ड रूम में तो पाएगी ना वो। लेकिन ये जो कंप्यूटर के अंदर होगी, जो पेपरलेस होगी, ये अगर सिस्टम हैक हो गया तो आपकी तो गई 200 करोड़ की प्रॉपर्टी। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मुझे लगता है कि उनको गौर करना चाहिए और वो जवाब देंगे। ठीक है, मैं ओंकार जी का रुख करता हूं। ओंकार जी, ये तहसील में अब ये सारी चीजें डिजिटलाइज की जा रही हैं, खासतौर से ये प्रॉपर्टीज को लेकर के, कैसे देखते हैं इसको आप? आयुष जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आपका, और मैं चाहूंगा सारे प्रवक्ता साथी इसी मुद्दे पर ही रहे, क्योंकि जनता से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। आपने 5 प्रश्न किए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया आयुष जी। पहला प्रश्न आपने किया, क्या डिजिटलाइजेशन से, क्या पेपरलेस रजिस्ट्री से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? तो मेरे से कोरे कागज पे लिखवा लो, जब तक बीजेपी सरकार है, 11 वर्ष हो गए, भ्रष्टाचार खत्म करने के तो नाम ना लेना। हाँ, बढ़ जाएगा। जब इन्होंने नया सिस्टम शुरू किया था और पट्टी आईडी शुरू करी थी, या इन्होंने अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू किया था, अपॉइंटमेंट तब भी ऑनलाइन मिलती थी, अब भी ऑनलाइन मिलेगी। पट्टी आईडी जब शुरू करी थी तो इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज मैं दावे से कहता हूं, आपके चैनल के ऊपर अंबाला कैंट नगर परिषद में नई प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता रिकॉर्ड कर लेना, 25,000 रुपए तक रिश्वत ली जाती है नई आईडी बनाने के लिए। रोज बोलता हूं, रोज पेपरों में देता हूं, रोज वीडियो डालता हूं, कोई परवाह नहीं किसी को।
कोई इंक्वायरी नहीं कि ओंकार सिंह सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। अगर झूठ बोल रहा है तो मेरे पे पर्चे ही दर्ज कर दो, और अगर सच बोल रहा है तो जो अधिकारी यहाँ 6-6 साल से, नगर परिषद का सचिव 6 साल से इसी पोस्ट पे बैठा हुआ है, क्यों? ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कहा भ्रष्टाचार क्या खत्म हो जाएगा? पहले प्रश्न का सवाल है, जवाब है कि आयुष जी भ्रष्टाचार तो तब खत्म होगा जब सरकार की मंशा हो। अभी कुछ दिन पहले अंबाला कैंट तहसील में अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां की गई। मैंने मुख्यमंत्री को भी लिखा, सबको लिखा, कोई जांच नहीं। फैक्ट्री का, नगर परिषद के सचिव का डुप्लीकेट लेटर साइन किसी और ने मारे, उसमें लिख दे कि फलाना खसारा नंबर वैध है, जबकि वैध और अवैध की तो लिस्ट है, उस पर सैकड़ों रजिस्ट्रियां होगी। मैंने सेक्रेटरी से पूछा, खुद राजेश कुमार है सेक्रेटरी, मैंने कहा जी आपके जाली साइन हुए हैं, आपने कोई कार्रवाई कराई? कह रहे हाँ जी मैंने तहसीलदार को लिख के दे दिया है कि आप कार्रवाई करो। मतलब जो बंदा बेईमानी करवा रहा है उसको भी लिख के दे दिया कि तुम कार्रवाई करो। तो पहले सवाल का जवाब तो आपको मिल गया। दूसरा, अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री क्या रुकेगी या नहीं रुकेगी? देखिए आयुष जी, ये अवैध वाली रुकने वाली तो है नहीं। मैं तो सरकार से ये प्रार्थना करूंगा, ये वैध अवैध का चक्कर ही खत्म कर दो। जैसे पहले सब तरह की रजिस्ट्री होती थी, आप अवैध रजिस्ट्री पे कुछ चार्जेस लगा दो, डेवलपमेंट चार्जेस। जैसे वैध रजिस्ट्री पे 150 रुपए है, उस पे 500 रुपए लगा दो, लेकिन जनता को इस छुटकारे से इलाज दिलाओ। पावर ऑफ अटॉर्नी हरियाणा में नहीं होती, बद्दी में, हिमाचल में, उत्तरांचल में, दिल्ली में, पंजाब में जाके पावर ऑफ अटॉर्नी करानी पड़ती है। एक पावर ऑफ अटॉर्नी के 25 से 30 हजार रुपए लगते हैं। आयुष जी आपको सब पता होगा इस चीज का। जी जी जी। और वो पावर ऑफ अटॉर्नी आगे हरियाणा में फिर यूज होती है। आप ये चीजें हरियाणा में खोलो अगर जनता को आप सही मायने में सुविधा देना चाहते हो। तीसरा प्रश्न आपने कहा कि क्या डिजिटलाइजेशन लागू होने से, वैसे तो डिजिटलाइजेशन लागू है, कहां लागू नहीं है? 10 साल हो गए लागू है ये चीजें तो जी। क्या पटवारियों के, क्या तहसील के चक्कर लगने बंद हो जाएंगे? बिल्कुल बंद नहीं होंगे। आज भी देखिए, जबकि सरकार के आदेश है, स्पष्ट आदेश, मेरे पास कॉपी भी पड़ी है कि रजिस्ट्री के साथ ही इंतकाल होगा, रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन होगी। लेकिन कहां होता है इंतकाल? 6-6 महीने, साल इंतकाल नहीं करते पटवारी, जब तक उसका जाके माथा ना टेक के आओ इंतकाल नहीं होता। और म्यूटेशन, इसकी भी बात सुन लीजिए, म्यूटेशन की सारी कार्रवाई संदीप जी नोट कर लीजिए, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, आप बता देना अपने अधिकारियों को। म्यूटेशन जो कमेटी का रिकॉर्ड है वो इंग्लिश में है, ओंकार सिंह ONKAR लिखा हुआ है, लेकिन रजिस्ट्री होती है हिंदी में। हिंदी में जब रजिस्ट्री होगी ओंकार सिंह बेचने वाला या खरीदने वाला, म्यूटेशन में हिंदी में चढ़ जाएगा। अब वहां पे जाकर ना हिंदी को चेंज करवाने के लिए दोबारा से फिर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, हिंदी को इंग्लिश में करना पड़ेगा। क्या है ये? क्या ड्रामेबाजी? आप डिजिटलाइजेशन की बात करते हो, अरे हिंदी और इंग्लिश में फर्क नहीं हो रहा आपसे। आप तहसील में अगर म्यूटेशन कर रहे हो तो इंग्लिश में कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है जी। इससे अगली बात आपने पूछी निशानदेही। निशानदेही का तो आयुष जी हाल ये सच्चाई बता रहा हूं, 15,000 रुपए से 20,000 रुपए निशानदेही के लगते हैं। पहले निशानदेही मैनुअल होती थी, मैनुअल निशानदेही में 1500, 2000 या 1000 रुपए फीस लगती थी, कानून को जाके निशानदेही करे आता था। अब मशीन से निशानदेही होती है। मैंने RTI लगाई, 4 महीने हो गए, FCR को भी लगा रखी, तहसीलदार को भी, DC को भी, कहीं कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा पूछा कि आप निशानदेही जो मशीन करती है उसकी सरकारी फीस कितनी है? मेरे भाई प्रवक्ता है बीजेपी के, बताना, जनता जानना चाहती है। 15,000 से 20,000 रुपए ले जाते हैं निशानदेही करने के, सरकारी फीस कितनी है? 1000 रुपए में कभी है, 1000 रुपए में 1000। चलिए आप अगर 1000 रुपए में होती है तो अंबाले आके करवा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी। 15-15 बिल्कुल करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे। 1000 रुपए में होती है। ठीक है संदीप जी, ठीक है, एक बार बात कंप्लीट हो जाए, बहुत सारे सवाल है आज। हाँ, मैंने इनसे पूछा FCR से कि आपके पास कितनी मशीनें सरकारी हैं और कितने की एक मशीन खरीदी? कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जब हम निशानदेही कराने जाते हैं कहते हैं जी वो तो ऑपरेटर प्राइवेट है, पैसे वही लेगा। 20,000 रुपए लेते हैं संदीप जी, 20,000 नोट कर लो, गलत नहीं बोल रहा हूं। 1,000 कहते हो, बहुत धन्यवाद, सरकार का शुक्रिया, सैल्यूट करता हूं, लेकिन 1,000 रुपए में करवा के दिखाओ। आपने फिर एक बात बोली, डीड के लिए सिर्फ एक ही दिन आना पड़ेगा। तो भाई अभी एक ही दिन लगता है, आपके 50 दिन नहीं लगते। जिस दिन डीड रजिस्टर्ड करानी होती है उस दिन ही सेलर परचेजर वहां पे प्रेजेंट होता है,
कंप्यूटर के आगे फोटो खींची जाती है, अब भी एक ही दिन लगता है। क्यों जनता का सत्यानाश कर रखा आपने? आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने का है, इसका लाभ नहीं मिलेगा अगर मंशा आपकी ठीक ना हो। ठीक है, मैं समझ गया, इसका जवाब देंगे। ठीक है डॉक्टर रमेश जी, एक बात आयुष जी मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं अपने भाई संदीप की बहुत धन्यवाद करता हूं, इन्होंने निशानदेही की फीस बची। मेरे भाई मेरा नंबर ले लेना आयुष जी से, आपकी बड़ी मेहरबानी। अम्बाला कैंट में 20,000 रुपए लगते हैं। नहीं ठीक है, अब आपने कहा है और अगर आपका नहीं हो रहा तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि भाई 1,000 रुपए में करवाएंगे, अगर वो ये कह रहे हैं तो ठीक है। रमेश जी, ये डिजिटाइजेशन की बातें तो हम लोग लगातार सुन रहे हैं, लेकिन अब ये हुआ कि भाई रजिस्ट्री में और भी कई चीजें हैं जिसको डिजिटाइज किया जाए ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। सही मायने में आपको लग रहा है कि इसका लाभ जनता को मिलेगा? देखिए आयुष जी, एक तल्ख सच्चाई को हमें समझना होगा। अगर किसी भी क्षेत्र में फुल्ली डिजिटलाइजेशन अगर हम सोचे तो संभव नहीं है। कई विधानसभा डिजिटल की बात आई कि पेपरलेस हो गए, हम भी सुन रहे, यूपी का भी है, सिक्किम का भी है, कई राज्यों का है। और उसके बाद कई सारे कोर्ट ऐसी हैं, हाई कोर्ट, जहां पेपरलेस की बात आती है, इवन चंडीगढ़ हाई कोर्ट को भी। लेकिन क्या यहाँ पे पेपर वर्क नहीं होता है? होता है, खुल्लम खुल्ला होता है। प्रधानमंत्री ने 2016 में कहा कि भाई प्लास्टिक मनी का दौर आ गया, ठीक है, सब लोग प्लास्टिक मनी ज्यादा से ज्यादा यूज करो। लोगों ने शुरू भी कर दिया, हम आप भी शुरू करते हैं। लेकिन कई दुकानें ऐसी हैं जहां आपको स्टिकर लिखे दिखाई देते होंगे, नो पेटीएम ओनली कैश। तो ये भी चीजें हम लोग देखते हैं। बाई चांस अगर अभी कहीं आप फैमिली के साथ में बाहर जा रहे हो, ढाबे में खाना खा रहे हो, आप डिजिटल मनी के भरोसे जा रहे हो, पता चला पैसे आपके जेब में नहीं है, फिर उस नौबत में क्या करोगे? उसका बिल चुकाने के लिए क्या बर्तन तो मांजोगे नहीं। तो ये सारी, अभी जैसे कांग्रेस के अग्रवाल जी ने कही, उनकी जो चिंता है वो वाजिब है। अगर हम इन चीजों पे आ जाते, डिजिटल फुली डिजिटल अगर किसी चीज को करते हैं तो मैं कहूंगा हरियाणा में भैया 7,356 7,500 के करीब गांव हैं। तो जिसकी भी रजिस्ट्री होती है पूरी तहसील उठ के वहां पे चली जाए, आपके अंगूठे लेंगे, आपके गवाही लेंगे, आपके फोटो लेंगे, सब लेंगे, आपका डिजिटल पूरी रजिस्ट्री हो गई। तो उसको मैं मानूंगा कि 100% ये डिजिटल हो गई है। लेकिन अभी हम लोग क्या है, उतने सशक्त नहीं है जितनी पश्चिमी सभ्यता है। पश्चिमी देशों में पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन हो चुका है, सब चीजें डिजिटल है। हम उस दिशा में चल तो रहे हैं, कदम तो आगे बढ़ गया है, इसमें आप कोई दो राय नहीं है, नकार नहीं सकते हो। लेकिन अभी हम लोग ये कहें कि 100% हम फुल फ्लेज सब कुछ करें तो ये संभव नहीं है। अगर ऐसा है, SIR का मुद्दा चल रहा है, बिहार में किसी के नाम का वोटर कार्ड बनता है और उसमें फोटो किसी कुत्ते का लग जाता है, और किसी व्यक्ति में नाम किसी और का है, डोनाल्ड ट्रंप का फोटो लग जाता है। तो ये जो दिनेश अग्रवाल जी कह रहे हैं ना, तो उन्हीं की बातों पे आना चाह रहा हूं। ये कमियां कौन सुधारेगा? इन कमियां, अगर ये कमियां हो रही हैं, डिजिटल अगर आप कर रहे हो, तो उसकी जवाबदेही किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अगर जब अकाउंटेबिलिटी की जब बात आ जाती है, सब लोग पीछे हट जाते हैं। ग्रामेटिकल इतनी मिस्टेकें होती हैं डिजिटलाइजेशन में जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। अभी जरा सा भी अगर आपका रजिस्ट्री में नाम या बल्दियत में या कुछ भी नाम अगर गलत हो जाता है तो उसका ढीगरा है वो आप ही के ऊपर फोड़ दिया जाता है कि आपने सही नहीं बताया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। अब बात आ जाती है, जैसे ये कहा जाता है कि भैया कोई 200 साल या 150 250 साल अगर कोई रजिस्ट्री है, कोर्ट में मामला जाता है, क्योंकि आज प्रॉपर्टियों के मामले बड़े डिस्प्यूटेड मामले हो चुके हैं, कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट में क्या तहसील खुद उठ के जाएंगी, या वहां पे तहसीलदार या सब डिवीजन अधिकारी है, क्या अपना सिस्टम खुद लेके जाएगा, जज को दिखाएगा, देखो जी यहाँ पे इसका नाम अंकित है, इसका ये? वहां पे आपको पेपर वर्क के तौर पे दिखाना ही पड़ेगा, फाइल आपको दिखानी नहीं पड़ेगी। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, देहरादून का एक उदाहरण है। जच्चा बच्चा केंद्र है, उस अस्पताल में आग लग जाती है, तो उसका सारा का सारा डाटा, लगभग 20-25 साल पुराना डिवाइस भी जल जाते हैं, कंप्यूटर सारा जल जाता है। बच्चों के जो जन्म प्रमाण पत्र जो बनने थे और जितने भी सारे वहां पे बच्चों के रिलेटेड, उनके जन्म से लेके जितनी भी वहां पे डाटा थे, वो सारे के सारे ध्वस्त हो गए। यही का जमाना है, फ्रॉड हो रहा है बहुत ज्यादा। तो इन चीजों पे हमारी क्या तैयारियां हैं? क्योंकि फ्रॉड आज की डेट में डिजिटलाइजेशन के दौर में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर पुलिस, हर सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाए चाहे राज्य सरकारें हो जाए,
इवन उनको हर थाने में एक अपराध। नहीं तो रमेश जी आप ये कह रहे हैं कि जो ठीक है इसका किसी लाभ ने है, जो लेकिन अपराध ये लाभ तब पुलिस वाले होगा नहीं करेंगे। जब ये अकाउंटेबिलिटी इसकी हो, या कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो कि भाई क्या प्लान है इसको लेकर के, कि अगर कोई दिक्कत हो रही है या किसी तरह की कोई कंप्लेंट है तो उसका क्या सोल्यूशन है। लेकिन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए रमेश जी? नहीं देखिए, जहां तक आयुष जी होने वाली बात है, आधुनिक जमाना है, विकसित भारत हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं और 3-4 देश ऐसे हैं जिनकी कतार में हम लोग भी आ गए हैं। हम चाहते हैं हम उनसे आगे बढ़े, डिजिटलाइजेशन हो, हमारी भी पटरी वैसे दौड़े विकास के गंगा जैसे उनकी दौड़ती है। लेकिन क्या उस तरह की तैयारियां हमारी हैं? चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, विपक्ष जब मांग उठाता है, क्योंकि थोड़ा सा हम पीछे अगर जाओगे 10-12 साल पहले भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही है बात, यही चीजें जब हो रही थी, जब कंप्यूटर आ रहा था, जब एटीएम आ रहा था, जब डिवाइसेस आ रहे थे, जब ये सारा डिजिटल चीजें आ रही थी, तो सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी तो करती थी कि भैया इससे नौकरी छिन जाएगी। तहसीलों में अगर कहीं पे पता चला एक कंप्यूटर काम कर रहा है, उसने 10 लोगों का रोजगार छीन लिया, तो ये विसंगतियां तो बरकरार है ना, वैसे ही है। अगर आपने जैसे मेरे से कहा कि नहीं डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, डिजिटल चीजें होनी चाहिए, मुझे लग रहा है जैसे अगर मैं एग्री कर रहा हूं तो पैनल में बैठे हुए हर एक व्यक्ति एग्री करेगा और करना चाहिए। भाई चीजें आसानी से हो, बैठे बैठे सब हो जाए, सावधानी से हो जाए और सुविधाजनक तरीके से हो जाए, यही तो सबकी मांग है। लेकिन उस सुविधा में जो असुविधाएं बढ़ जाती हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने बिहार का उदाहरण दे दिया, जिस आदमी का नाम है उसके जगह कुत्ते का फोटो लग गया, तो ये तो बहुत बड़ी चूक है ना, ये तो भूल है इसकी। ठीक है, कंप्यूटर चलिए मैं संदीप जी से अब जवाब लेता हूँ। संदीप जी देखिए, डिजिटाइजेशन से समस्या नहीं है, पॉलिटिकली अगर आप इसको देखें तो भाई ये कहा गया कि कुछ चीजों को आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि पहले जो चीजें आपने इतना डिजिटल किया उसकी वजह से लोगों को इतनी समस्या हुई और उसको भी आप लोग अभी करेक्ट नहीं कर पा रहे, अब आप ये करने वाले हैं। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? अगर कोई समस्या या किसी भी तरह की कोई परेशानी अड़चन आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बात है, इसका लाभ कोई जनता को नहीं होने वाला। कैसे इसको देखेंगे फिर आप? आयुष जी बोलिए। आवाज आ रही है? जी आयुष जी, विपक्ष में बैठ करके आरोप लगाना बहुत आसान है। जिस प्रकार से सारे बाकी प्रवक्ता लोग बैठे हैं वो बोल रहे हैं इस प्रकार से। देखिए 2013 के बाद से जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद से आयुष जी 2021 तक मैं आपको बताता हूँ 5 करोड़ से ज्यादा जो फर्जी राशन कार्ड देश में बने हुए थे उनको हटाया गया था। डिजिटलाइजेशन जो किया गया राशन प्रणाली को लेकर के, उसमें 5 करोड़ से ज्यादा जो राशन कार्ड है फर्जी वो हटाए गए। ऐसे ही 4.5 करोड़ जो फर्जी एलपीजी कनेक्शन थे उनको हटाया गया। और आज रमेश जी कह रहे थे कि जी किसी आप ढाबे पे खाना खाने चले जाओ तो जी पता चला कि वहां लिखा होता है जी नो पेटीएम ओनली कैश। मैं कहता हूँ मैंने आज तक ऐसी कोई जगह देखी नहीं रमेश जी, ईमानदारी से कहता हूँ, मेरा भी अनुभव है, मैं भी देश भर में घूमता हूँ, सब जगह जाते हैं, वो रेयरली कहीं एक आध जगह हो सकता है लेकिन कहीं भी नहीं। मैं कल का उदाहरण देता हूँ, मैंने सड़क किनारे एक बहुत छोटी सी टपरी पे जो सिर्फ चाय बना रहा था, उसके बाद चाय पी, उससे 10 रुपए की पेमेंट भी मैंने उसको यूपीआई की है। चाय वाले का नाम भी बता दो। मैं बता दूंगा आपको, उसका ही बता दूंगा, ठीक है? चाय वाले का एक एक करके ठीक है, एक एक करके नरेंद्र मोदी, ठीक है, एक एक अरे भैया वो तो खुद कहते हैं, बताना कैसे हो तो खुद बोलते हैं, सारी दुनिया जानती है, चलिए सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है दिनेश जी। चलिए दिनेश जी ऐसा नहीं दिनेश जी, पे देखिए मजा नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि पे देखिए इस तरह से कोई जवाब नहीं आएगा ना, ये इंटरप्शन से कोई फायदा नहीं, जवाब आने दीजिए ना उधर से। संदीप जी। आयुष जी क्या होता है ना, विपक्ष में बैठ के आरोप लगाना बड़ा आसान है, सब लोग कह भी रहे हैं डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। अरे रुक जाओ कभी आप भी तो कभी विपक्ष में ही थे। रुक जाइए, चलिए ठीक है, अभी जवाब आने दें। आपको बता रहा हूँ आज क्या दिनेश जी, क्या सब लोगों को जो सरकार की योजनाओं का लाभ है क्या वो डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से उनके अकाउंट में नहीं पहुंच रहा है? आप बताइए क्या नहीं पहुंच रहा है? क्या आज जो आप बताइए ना, क्या सारे जितने लाभ, जितनी सरकार की योजनाओं के लाभ है क्या वो घर बैठे उनके अकाउंट में नहीं पहुंच रहे? क्या पेंशन नहीं पहुंच रही है क्या? ठीक है, क्या उनकी पेंशन उनके अकाउंट तक नहीं पहुंच रही है क्या? सरकार जितने भी लाभ उनकी योजनाओं के भेज रही है क्या उनके इनको पहुंच पा रही है क्या? क्या आप कह रहे हो जी ईमानदारी से स्वीकार किया? अरे भैया ईमानदारी से स्वीकार किया, उसको ठीक करने के लिए आप लोगों ने क्या किया?
आपने ईमानदारी स्वीकार तो कर लिया, स्वीकार तो पता नहीं आपने क्या क्या किया देश के, लेकिन आपने क्या ठीक किया उसके अंदर? अगर आपने क्या कोशिश की, क्या प्रयास किए कि अगर आप 1 रुपया भेज रहे हैं तो हमने कोशिश करी, तब यहाँ क्या कोशिश की आपने? क्या देश को लूटने की? चलिए दिनेश जी अपने वक्त में, दिनेश जी अपने वक्त में, दिनेश जी फिर आपको देखिए इस तरह से दिक्कत होगी, फिर आपके समय में वो भी बोलेंगे, फिर आप फिर शिकायत करेंगे कि आपको बोलने का अवसर नहीं मिला। दिनेश जी ऐसे नहीं, मैं एक एक करके सीधे सबको पूरा बराबर समय दे रहा हूं, अपनी अपनी बात अपने अपने समय में रखें, अपने अपने समय में। दिनेश जी ऐसे नहीं, दिनेश जी ऐसे नहीं, दिनेश जी ऐसे नहीं, फिर अपने समय में आप नहीं बोल पाएंगे, संदीप जी आपको इंटरप्ट करेंगे, फिर आप शिकायत करेंगे। दिनेश जी ऐसे नहीं ना, एक एक करके। संदीप जी। आयुष जी, आज वर्ल्ड के अंदर जो यूपीआई का जितना पेमेंट होता है उसका 40% जो पेमेंट है वो हमारे देश के अंदर हो रहा है। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। आप डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हो, आप लोग कह रहे हैं, लोग कर नहीं रहे, लोग खूब अपना रहे हैं, लेकिन विपक्ष में बैठे लोगों को उनको कमियां निकालनी वो निकाले। लेकिन मैंने पहले भी कहा, हमारा सीधा सा फंड है, मिनिमम गवर्नमेंट रहे, मैक्सिमम गवर्नेंस रहे। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा, और ये नारा बहुत पहले जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी तब हमने कहा था, और निसंदेह इस बात में कोई दुराई नहीं है कि हम लगातार लोगों के जीवन को सरल करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको घर बैठे उनकी सुविधाओं का लाभ मिले। बेशक लोग कहते होंगे कि ये पोर्टल खेलते हैं या कहते हैं इन लोगों ने जो बोलना है बोले, कोई दिक्कत नहीं, सरकार अपना काम करे। और रही बात अकाउंटेबिलिटी की, सरकार कोई योजना लेकर के आ रही है, सरकार कोई पहल कर रही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह से सरकार की ही है आयुष जी, कोई दूसरे की नहीं है, विपक्ष में बैठे लोगों की नहीं है। हमारी अकाउंटेबिलिटी है कि हम इसको ठीक करेंगे। कहीं कोई दिक्कत आती है, जब भी कोई नई पहल होती है, जब प्रॉपर्टी आईडी की बात हुई, इन लोगों ने कहा जी रिश्वत मांगते हैं। अरे भैया, आपने कितने लोगों की शिकायत की रिश्वत मांगने वालों की? कहां का शिकायत किया आपने? बताएंगे एक बार, क्या रिश्वत मांगने वालों मैंने करी है, मैंने आज भी करी है, जीरो टॉलरेंस जी, जीरो टॉलरेंस मैंने आज भी करी है, आप मुख्यमंत्री को भी करी है, आप कराइए, मैंने करी है, मैंने आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो दिक्कत क्या है? अरे भाई मैंने करी है, मैंने करी है, दूसरे के क्या करे, मैंने खुद करी है। अरे भैया, आप रेड हैंडेड करवाइए ना, अगर कोई ऐसा कोई कर्मचारी है रेड हैंडेड भी करवाया, हमने रेड हैंडेड भी करवाया, वो बरी हो गया, वो बरी हो गया। रेड हैंडेड जिसको करवाया था 30,000 रुपए मांगते हैं, वो एक उसका प्रोसेस है, सारी चीजों का प्रोसेस है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का। वो बरी हो गया नहीं हो गया, वो सारा कोर्ट में और बाकी सब न्यायालयों में चीजें जाती है। अब आप सब चीजों पे सवाल उठाने लगेंगे तो फिर मुझे लगता है ये देख लो, सीएम हरियाणा को लिखा, आज मैंने देख लीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। कार्रवाई होना और कार्रवाई नहीं होना दोनों अलग चीज है ना। अब कार्रवाई हो करके आदमी बरी हो गया, ये तो देखना पड़ेगा ना कि इसमें क्या हुआ था। भी बनता है कि अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, आप भी इस हरियाणा प्रदेश के नागरिक हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई दिक्कत आती है किसी प्रकार की, आपको भी शिकायत का उतना अधिकार है जितना आम जन को आपको करनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आप हर चीज में कमियां निकालेंगे, ये भी ठीक नहीं है। कुछ ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हर चीज में खामी नहीं, उसका कोई लाभ है वो जनता को मिलेगा। ठीक है, अभी दिनेश जी। आयुष भाई, बड़ी खुशी होती है जब भाजपा के प्रवक्ता ये बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस। फिर नायब सिंह सैनी क्यों कह देते हैं इस बात को कि तहसीलों में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? नायब सिंह सैनी मानते हैं कि तहसीलों में भ्रष्टाचार है, फिर जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती। और नायब सिंह सैनी ये बताएं कि उनके पास कितनी हजार एप्लीकेशन या शिकायतें आई कि भाई तहसीलों में भ्रष्टाचार है, मेरे से मांगा गया है, जिसकी वजह से उन्होंने ये एक्शन लिया। अगर वो भ्रष्टाचार कहते हैं, वो मानते हैं, 129 तहसीलदारों के खिलाफ भी वो कार्रवाई करने वाले हैं, करें, परंतु उनकी शिकायतें तो आई होंगी ना, उन शिकायतों का क्या किया? और फिर ये जीरो टॉलरेंस कौन सी है? और ये कहना कि विपक्ष में बैठकर आरोप लगाना बहुत आसान है, यही तो हम कह रहे हैं कि जो 70 साल के आरोप लगाते हो, जब हम एफडीआई की बात करते थे तो एफडीआई का विरोध होता था। हम जब भारत बांग्लादेश की सीमा के ऊपर तार लगाने की बात करते थे तो उसका विरोध होता था। अरे दिनेश जी, आप बताइए ना, आपने कहा ईमानदारी से स्वीकार किया, उस ईमानदारी से स्वीकार करने के बाद आपने क्या किया? उसके बारे में क्या किया आपने? हमने भिखारी नहीं बनाया देश को। 55 भिखारी का देश का लूट लिया आपने, देश को लूट के। नहीं, लेकिन दिनेश जी भाई, ये करप्शन कैसे रुकता ना, यही तो बात है ना, ये करप्शन कैसे रुकता ना। समस्या तो ये है ना, आप भी कह रहे हैं कि आप भी करप्शन के खिलाफ थे, ये भी कह रहे हैं हम करप्शन के खिलाफ थे, लेकिन करप्शन अगर हो रहा है तो फिर इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए गए? एक मिनट संदीप जी, संदीप जी, दिनेश जी एक मिनट, संदीप जी एक मिनट, दिनेश जी देखिए, एक नई व्यवस्था को लाना, उस व्यवस्था में कोई खामी है, इस पर चर्चा हो सकती है कि ठीक है इसमें ये पॉइंट्स है, इसको आप दुरुस्त करिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए या इसके लाने से कोई लाभ नहीं होगा, ये एक अलग विषय है ना। आप दिनेश जी, मैं बार बार ये जानना चाह रहा हूं, आप ये बताइए ना कि ये डिजिटाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दिनेश जी, उन रजिस्ट्रियों को डॉक्यूमेंट राइटर लिखता है या एडवोकेट लिखता है, वो उसका काम है, वो लिखता है, और उसके बाद वो ऑनलाइन एप्लीकेशन से वो रजिस्ट्री का टिकट ले लेता है।
कि मेरी रजिस्ट्री किस दिन कितने बजे होगी, और उस समय बायर सेलर पहले जाते थे, और ये कोई नया प्रोसीजर नहीं है। अब भी उस बायर सेलर को वहां जाना पड़ेगा, अब भी जाना पड़ेगा। जो अधिकारी पहले ऑब्जेक्शन लगाते थे वो ऑब्जेक्शन अब भी लगाएंगे, जो पहले रिश्वत लेकर ऑब्जेक्शन रिमूव करते थे वो आज भी ऑब्जेक्शन लगा के रिमूव करेंगे। मेरा कहना इस बात का है कि पेपरलेस जो शब्द है, मैं इस बात के हक में इसलिए नहीं हूं, जब तक एक रिटन डॉक्यूमेंट बायर और सेलर के हाथ में नहीं हो कि ना पता जो आज मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है इसका नंबर 100 साल बाद 150 साल बाद कब बेचने का आएगा, तब तक मेरी कितनी पुस्तकें जा चुकी होंगी। उस समय अगर ये रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन की तरह वहां फोटो बदल गए, वहां नाम बदल गए, नाम की स्पेलिंग बदल गई, और गवर्नमेंट ने कह दिया या तो स्पेलिंग अलग है या फोटो अलग है, लोग तो मारे जाएंगे। जब हाथ में उसके एक डॉक्यूमेंट होगा तभी वो कह पाएगा कि मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये है। कोर्ट भी फोटो स्टेट को नहीं मानती, कोर्ट भी कहती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाइए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही साक्ष्य के तौर पे माना जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बार बार अपनी पीठ को थपथपाना ये आदत बन चुकी है। आप ये कहते हैं जनता थपथपा रही है, बीच में नहीं भाई, बीच में दिनेश जी जनता थपथपा रही है, शांति रख ले भाई। ठीक है, अरे तुम्हारे प्रवक्ता नंगे बैठ जाते हैं, तुम भी कुर्ता उतार के बैठ जाओ, वो पजामा उतार के बैठ गया था। अरे दिनेश जी ये फिर किस तरह की, ये फिर से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में क्यों चला जाता है दिनेश जी? अच्छी खासी आप अपने मुद्दे पर बात कर रहे हैं, फिर किसी और जगह पर जाकर के कोई और टीका टिप्पणी, ये सही नहीं है, ये मैं अलाउ भी नहीं करूंगा, ये बिल्कुल सही नहीं। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ेंगे। ओंकार जी, ओंकार जी ठीक है, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि भाई एक फिजिकल आपके पास एविडेंस होना चाहिए, ये ऑनलाइन या पेपरलेस करने से इसका कोई लाभ नहीं होगा। अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो प्रूवन कैसे होगा? मैं ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ओंकार जी, ओंकार जी, ओंकार जी, ओंकार जी, ओंकार जी बता दो, ठीक है ओंकार जी, ठीक है, ठीक है दिनेश जी, एक मिनट। ओंकार जी, ओंकार जी, ओंकार जी, ठीक है, ठीक है। अरे दिनेश जी ठीक है भाई, बात आ गई आपकी, एक मिनट। ओंकार जी, ओंकार जी, ओंकार जी, आयुष जी देखिए, पेपरलेस तो एक ढकोसला है, ड्रामा है। मैं ये बताना चाहता हूं आज रजिस्ट्री का प्रोसेस क्या है। सेलर और परचेजर एडवोकेट के पास या डीड राइटर के पास जाते हैं, अपनी डीड लिखवाते हैं, कंप्यूटर से डीड लिखी जाती है, प्रिंट निकलता है, अपॉइंटमेंट ली जाती है, तहसील में पेश करते हैं, वहां पे चेकिंग होती है, उसके बाद उस रजिस्ट्री की वहां पे स्कैनिंग होती है। जो यहाँ पे डीड रिकॉर्डर कंप्यूटर पे लड़का या लड़की बैठा है वो डीड की स्कैनिंग करता है, ऑनलाइन स्कैनिंग होती है, वो पेपरलेस हुआ। उसके बाद हमारे को रजिस्ट्री एज ए प्रूफ मिलती है। जब ये पेपरलेस शुरू करेंगे तो तब भी तो हमारे को कोई स्लिप, कोई कार्ड, कोई सर्टिफिकेट कुछ तो देंगे। फोन पे उसकी पीडीएफ आ जाएगी, आपके फोन पे उसकी पीडीएफ आ जाएगी। ओंकार जी सुनिए, मैं बताता हूँ उसकी पीडीएफ अगर फोन पे, अरे मेरे भाई अगर फोन पे पीडीएफ आ जाती है, जब किसी कोर्ट में अगर तुम गए हो, हम तो सामाजिक व्यक्ति हैं, कभी किसी की जमानत देने के लिए गए हो, वहां पे जज साहब कहते हैं ओरिजिनल रजिस्ट्री ले आओ, क्या दिखाओगे वहां पे? अरे कोई अल्टरनेट तो करो, अपनी व्यवस्था चेंज करो, हम आपके साथ हैं। आप भ्रष्टाचार को दूर करो, हम आपकी जय-जयकार करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दो। प्रॉपर्टी आईडी बनाई, भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पर 25,000 रुपए लगते हैं, अंबाला कैंट में आके चेक कर लेना। ये भ्रष्टाचार दूर नहीं हुआ, बढ़ावा दे दिया गया। एक बात आपको बताना चाहता हूं, हर 5 साल के बाद जमाबंदी होती है, मालूम है आपको? हर 5 साल बाद जमाबंदी होती है। अंबाला कैंट के 13 गांव की जमाबंदी चल रही है। 16 जून 2025 से इंतकाल बंद है। बताइए आपका कहां है सिस्टम ऑनलाइन? 16 जून 2025 से उन गांव का करदान, खोजकीपुर, नग्गल, इनका इंतकाल बंद हो रखा है। जनता परेशान है, जिन्होंने लोन लेने हैं, जिन्होंने अपने ऑनलाइन लोन करवाने हैं, सब परेशान है। ये आपकी व्यवस्था है, आप ऑनलाइन कीजिए, हम कौन सा कह रहे हैं ना कीजिए, अच्छा है कीजिए, भ्रष्टाचार को दूर कीजिए, लेकिन ओंकार जी पॉइंट बताइए ना, इसमें होना क्या चाहिए एग्जैक्टली? देखिए आप अगर ये कह रहे हैं कि देखिए आप करिए भ्रष्टाचार को कम करिए, तो ओंकार जी इसमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई? ऐसा क्या है जो करें? मैं बताता हूं। आप एक अल्टरनेट व्यवस्था रखिए। जैसे जमाबंदी का मैं एक उदाहरण लेता हूं। जमाबंदी में इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन इंतकाल बंद कर दिया, कहते हैं जी हमारा वर्क चल रहा है, मैं मान गया वर्क चल रहा है। इन बिटवीन आप जैसे मैनुअल इंतकाल होते थे, मैनुअल चालू रखिए, जनता का काम तो ना बंद कीजिए। आप पेपरलेस तकनीक लाइए,
हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन जब पेपरलेस तकनीक में रजिस्ट्री हो जाएगी, हमारे को कोई सर्टिफिकेट तो दोगे। आप कह रहे हो पीडीएफ फाइल मोबाइल पे आ जाएगी, पीडीएफ फाइल को चेंज करने में कितना टाइम लगता है? इतने जबरदस्त ऐप आ रखे हैं, पीडीएफ आपने भेज दिया, दूसरे ने भेजी, जिसको मर्जी अमेंड कर लो। ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, जनता को भ्रमित करने वाली व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसमें जो लूपहोल्स है उस पर काम होना चाहिए। मुझे लगता है ठीक है, ये एक वैलिड पॉइंट है, इस पर ये ठीक है, इस पर विचार होना चाहिए कि अगर सारी चीजें ऑनलाइन आप कर रहे हैं तो फिर भाई उसमें कोई लूपहोल्स होना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया रमेश जी। एक मिनट, पहले तो कोर्ट में जाके एक्सेप्ट करवाइए कि पीडीएफ फाइल जज साहब स्वीकार करेंगे, पहले तो उन्हीं से एक्सेप्ट कराइए, बाकी बातें बाद में। ठीक है रमेश जी क्या होना चाहिए फिर? क्योंकि सब चाह रहे हैं कि भाई करप्शन तो ना हो, जीरो हो जाए करप्शन, या जीरो टॉलरेंस ही हो जाए कम से कम, तो फिर क्या होना चाहिए भाई? व्यवस्था में एक एक स्टेप तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा रमेश जी। देखिए आयुष जी, तहसीलों में, कचहरियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए इस तरीके की पहल पहले भी की गई है। चौटाला साहब के समय और देवीलाल जी के समय ये पहल की गई थी। पहले क्या था, तहसीलें जो 93 तहसीलें थी उसकी उप तहसीलों भी बनाई गई, 80 उनके पैरेलल 80 तहसीलें बनाई गई, 72 सब डिवीजन बनाए गए। ये विंग इसलिए बनाए गए, उसके बाद में सामूहिक विकास खंड की भी जो संख्या वो बढ़ाई गई कि कहीं ना कहीं ये चीजें खत्म हो, लेकिन हो नहीं पाया अंततोगत्वा। लेकिन ये पहल है, पहल बेहतरीन है, इसको आप नकार नहीं सकते हो। डिजिटल चीजें जितनी भी बढ़ेंगी उससे फायदा होगा, लेकिन मैंने पहले बताया उसका तरीका, उसकी हमारी तैयारियां पूरी नहीं है अभी भी। हम कह तो देते हम डिजिटल हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी विसंगतियां, इसके लिए एक पूरी एक्सपर्ट टीम होनी चाहिए जो पूरी तरीके से पहले प्रयोग करे कुछ चीजों को लेके। वो हम चीज नहीं करते, हम सीधे उठा के दंड से हमने कहा कि जापान में ऐसा होता है, वहां पे ऐसा होता है। अरे भैया उनकी जनसंख्या तो देख लो। अब हम कहते हैं कि अभी बीजेपी के हमारे साथी ने कहा, अच्छी बात है कि सबसे ज्यादा डिजिटल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पैसा हम करते हैं, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से भी तो देखो। हमारी जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उसमें तो 60 कंट्रियां ऐसी हैं जिन उनके बराबर जनसंख्या है, तो उससे हम तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, घर में बहुत सारे लोग होते हैं तो उसको संभालना, उसको समेटना बड़ा मुश्किल वाली बात होती है, लेकिन एकदम आप ये कह देना कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इससे हम लोग पूरी तरीके से निजात पालेंगे, तो ये किस दावे पे आप कहते हो, किस तैयारियों के साथ में कहते हो, ये आपको बताना पड़ेगा। लेकिन ये बात कोई नहीं बता रहा। जैसे अभी मैं SIR का मुद्दा बताया, और ये बताया कि भाई कई दुकानों पे लिखा होता है कि नो पेटीएम ओनली कैश, वो हमारी बात को उन्होंने काट दिया कि एक भी दुकान मुझे बता दो। जनाब आपके हरियाणा में पलवल एक जगह है, अभी मैंने अपनी रिसर्च टीम को कहा है जरा वहां से निकाल के देखो, पलवल का ही है, उन्होंने अपनी दुकान के बाहर लिख रखा है। उससे पूछा गया कि ये ऐसा क्यों करते हो, उन्होंने कहा भाई साहब जिस खाते में मेरे से पैसे आते हो किसी और ने उड़ा लिए, अब बताओ आप क्या करोगे। वो भी चाहता है कि जितना भी लेन देन हो वो सारा का सारा मेरे पास वो आ जाना चाहिए, क्योंकि अब देखो ये 3-4 तरीके, देखो बीजेपी का अगर कार्यकर्ता देख रहे हैं उसको देखो, ये है कि नहीं, ये खबर है, एक देखिएगा, और दूसरी ये देखिएगा, ये बड़ी खबरें हुई हैं। जो आप कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं होता है, मुझे लग रहा आपके गली मोहल्ले के बाहर ही कोई ना कोई ऐसा आपको नोटिस आपको दिखाई दे जाएगा। बात वो नहीं है, यहाँ पे आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कहना है जब डिजिटलाइजेशन आप करते हो या कोई भी आप पेटीएम वगैरह करते हो, क्या वो पैसा उसी के खाते में जा रहा है, इसकी सिक्योरिटी कौन देगा, इसकी जवाबदेही कोई कौन देगा। जब मुझे लग रहा है पैनल में बैठे हो, पर मुझे लगता है रमेश जी आपका भी ये कहना है कि उस पर और जो प्रॉपर होमवर्क है वो होना चाहिए, लेकिन डिजिटाइजेशन हो और इससे जो करप्शन है वो रुके, इस पर सबका एक मत है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों ने समय निकाला, आज की चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। तो हालांकि अब रजिस्ट्रियों को लेकर के जो सारी व्यवस्था है उसको डिजिटलाइजेशन के तहत अब डिजिटल किया जा रहा है, लेकिन इसका असल मायने में लाभ जनता को कितना मिलेगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।